वही अखिलेश यादव है ना जिनके सरकार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए जाते थे, लेकिन मंदिरों के घेराबंदी के लिए 6 रुपए नहीं दिए जाते थे। वैसे लोग क्या कभी अखिलेश यादव का साथ देंगे, कभी अखिलेश यादव का सपोर्ट करेंगे? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, समता मूलक समाज का ये परिभाषा होता है। और इसका मतलब होता है कि राष्ट्र में चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, पारसी हो या जैन हो, आप सबके लिए कुछ करें और तब राष्ट्र या राज्य की जनता आपके साथ खड़ी होगी। ऐसे लोग जो आजमगढ़ के रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी के लिए फंडिंग पर फंडिंग देते जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को अगर अत्याधुनिक हथियार का जरूरत हो तो ये आकर लखनऊ के विधानसभा में खड़ा होकर बोले कि अजी हमारे पास बजट नहीं है। क्यों लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगी? सर, जो योगी सरकार की तरफ से जो क्लेम ट्रिब्यूनल लाया गया, तो उस बात के लिए कहना चाहोगे जिस तरीके से हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था कि क्यों आपने होर्डिंग्स लगा दी, तो अब उसके लिए वो क्लेम भी ला चुके हैं, तो उस बात के लिए देखिए, बहुत अच्छा उनका कदम उठाया गया और ये स्वागत योग्य कदम है। और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो भी स्टेप उठाया है 2 दिन पहले, उनसे और भी 28 स्टेट्स के मुख्यमंत्री को सीखना चाहिए, क्योंकि किसी भी राजा का दायित्व होता है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी का संरक्षण करे। और अगर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता इस निगाह से देखती है कि उनके भले या बुरे में योगी आदित्यनाथ ही आकर खड़े होंगे। योगी आदित्यनाथ के अध्यादेश लाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला, राजनीतिक कारण, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या बसपा की बहन मायावती हो। ये लोग बार बार बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ मानवाधिकार के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोग को सामने लाकर क्या दर्शाना चाह रहे हैं? इन लोगों से हम एक बात बोलना चाहेंगे कि अगर ऐसा अध्यादेश ना लाया जाए और इसकी शुरुआत कहीं एक जगह से ना हो तो कल को क्या होगा कि बंगाल में जो हो रहा है वो उड़ीसा में शुरू होगा, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ हरियाणा है, दिल्ली है, बिहार है, हर एक जगह पर ऐसा शुरू होगा और लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कोई प्रिवेंटिव लॉ ही नहीं है। मतलब हम करेंगे लेकिन इसकी भरपाई सरकार करेगी। अगर सरकार उसकी भरपाई करने लगे तो फिर डेवलपमेंट हम लोग का कैसे होगा? हम लोग का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, बजट का हम लोग का 50% तो चल जाएगा इन सब दंगाइयों के किए धरे को भरने में ही। इसलिए योगी आदित्यनाथ का ये कदम बहुत स्वागत योग्य है। और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं चाहूंगा कि राष्ट्र का हर एक जनता जो समझदार है आगे बढ़कर उनको इस कदम का स्वागत करना चाहिए और उन्हें अपने सरकारों पर दबाव देना चाहिए कि जिस राज्य में वो रहते हैं उस राज्य की सरकारें भी ऐसे कानून लेकर आए। सर, अखिलेश यादव कहते हैं कि उन्हें फ्लाइट में एक ज्योतिषी मिले थे जिन्होंने कहा कि 2022 में उनकी 351 सीटें आएंगी बहुमत के साथ। देखिए, जब लोगों का भरोसा जनता से उठ जाता है तो लोग पाखंड की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। आज हमारे लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता ही जनार्दन है। जनता आपको अर्श से फर्श पर पहुंचा सकती है। जनता आपको 1 से 2 दिन में हीरो बना सकती है और बने बनाए हीरो को जीरो बना सकती है। तो जब, और मैं अखिलेश यादव के लिए ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन्होंने पहले प्रयोग की राजनीति की। ये बबुआ जो थे ये बुआ के साथ चले आए 2019 के लोकसभा इलेक्शन में और घूम घूम कर बोलते थे कि अब भाजपा को कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि इन्हें बहुत विश्वास था मायावती जी के और अपने समीकरण पर कि हम लोग 80 में से कम 75 सीट लेकर आएंगे। इनका हाल क्या किया उत्तर प्रदेश के जनता ने? क्योंकि लोग आज के दिन में उपभोग की राजनीति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, उपयोग की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। उपयोग की राजनीति का मतलब है कि अगर आप राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं, आप लोगों के हित का ध्यान रख रहे हैं, तो लोग आपके बारे में सोचेंगे। सिर्फ आप सत्ता के सिंहासन पर बैठने की आपकी मंशा होगी और उसके लिए आप लोगों का काटना चाहेंगे, तो कितने दिन तक लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? आपके पिताजी ने यही किया। आप लोग बोलते हैं कि हम समाजवाद की राजनीति करते हैं। समाजवाद की राजनीति में क्या मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल, रामगोपाल और उनके तथाकथित जो भी भतीजा और भाई है, यही समाजवाद के परिचायक है और परिभाषा है। और सारे जो कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर से जुड़कर और पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचकर उस स्तर तक पहुंचाते हैं, उनकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आज के दिन में भाजपा इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि आपको याद होगा कि नरेंद्र भाई मोदी वो शख्स है जिसने आरएसएस के कार्यालय में झाड़ू लगाने से लेकर और आज लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त को झंडा लहराते हैं। तो
तो लोग वैसे लोगों को पूजेंगे, लोग वैसे लोगों को मानेंगे और वैसे पार्टी के साथ लोग खड़े होंगे। आप हमसे एक बात बताओ कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर लिखा हुआ है कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनका बेटा ही समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? क्या कोई आम नागरिक जिसके पास ये टैलेंट हो वो नहीं बन सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं सुशोभित कर सकता है? अगर ऐसा होता तो योगी आदित्यनाथ कभी नहीं बन पाते। एकदम ऐसे ही संस्कार चले आता कि जो परिवारवाद है, कभी मायावती का भतीजा आनंद या उसके बाद जो लोग आते और इधर मुलायम का पूरा परिवार और खानदान, पूरा वंशज उसको चलाने लगता। लेकिन धन्य है राष्ट्र की वो जनता जो इस बात को समझ रही है और इन सारे लोगों को, चाहे कांग्रेस का परिवारवाद हो या समाजवाद का परिवारवाद हो, चाहे मायावती का अपने परिवार के लिए कुछ करना हो या ममता दीदी का अपने परिवार के लिए कुछ करना हो, हर एक बात को समझ के और राष्ट्र की जनता इन्हें नकार रही है और वो दिन दूर नहीं है जिन्हें राष्ट्र की जनता इन्हें रोड पर बैठा देगी। सर, जिस तरीके की बातें अखिलेश यादव कर रहे हैं कि उनको बहुमत मिलेगी 2022 में, तो जिस तरीके की ये टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, तो ये सफल हो पाएंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ की इतनी सारी योजनाएं हैं, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे जेवर में एयरपोर्ट बन रहा हो, जस्ट हमारे नोएडा के बगल में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। दुनिया का 100 प्रोजेक्ट जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अभी ट्रेंडिंग है, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का जेवर एयरपोर्ट भी एक है। तो अब जनता को तय करना है और अखिलेश यादव ऐसा नहीं है कि राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को और वो जनता के मूड को समझ रहे हैं कि जनता मेरे साथ नहीं खड़ी है, जनता योगी आदित्यनाथ और उनके सरकार के साथ खड़ी है। जनता एक ऐसे सन्यासी के साथ खड़ी है जिसके लिए अपना तो कुछ नहीं है लेकिन राज्य के जनता के भलाई के लिए दिन रात एक कर देता है। अब अखिलेश यादव आज से ही, अभी 600 दिन से ज्यादा है चुनाव में, आज से ही वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ करके कैसे भी लोगों को हम बरगलाएं और लोगों को कोशिश करें अपने पास लेकर आने का। लेकिन हम एक बात आपसे बता देना चाहते हैं कि आज 16 मार्च को यहाँ पर आपके सामने सेंट्रल पार्क से हम एक बात बोलना चाहेंगे कि अखिलेश यादव 350 क्या 35 सीट भी अगर ला दें आने वाले 2022 के विधानसभा के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, तो पता चल जाएगा कि वो कैसे राजनीति करते हैं और कैसे राजनेता हैं और क्यों लोग उन्हें वोट देगा। 5 सीट लाए ना, वो समाजवादी पार्टी 5 सीट लेकर आई थी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, तभी भी उनको सब्र नहीं मिला। कोई अच्छा कार्य होता है उस कार्य का भी आप विरोध करते हो। अरे आप वही हो जो कि राम और कृष्ण को काल्पनिक बताते थे और आज आप बोलते हो कि ज्योतिष ने हमें ऐसा बताया है। एक ऐसा उदाहरण दे दे। सर, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, बात करते हैं सर। जिस तरह से मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट होने वाला था और उससे दूर भाग के खड़ी हो गई कांग्रेस, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस को एक बड़ा मुद्दा बनाकर ये दूर भाग रहे हैं, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार बचाई जा पाएगी इनसे? देखिए, 22 विधायक ऑलरेडी बोल चुके थे कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, जिसमें 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और 5 विधायक का इस्तीफा स्पीकर के टेबल पर है। उसके बाद 104 बहुमत का आंकड़ा होता है और 106 विधायक शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्यपाल के सामने परेड कर चुके हैं। मतलब बहुमत से 2 ज्यादा ऑलरेडी जाकर राज्यपाल के पास, लालजी टंडन जी के पास परेड कर चुके हैं। तो ये तो कोई बेवकूफ इंसान भी समझ सकता है कि उनकी सरकार अब रहने से नहीं। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि, और असल में कोरोना वायरस से भी ज्यादा दयनीय स्थिति इनकी हो गई है, कांग्रेस वालों की हो गई है। कमलनाथ नहीं रहे, अब वो कमल अनाथ हो गए हैं। ये महाकालेश्वर उज्जैन का स्पीकर बंद करवाना चाहते थे और जो हमारे वहां पर महाकाल बैठे हुए हैं जो सबके मालिक हैं, उन्होंने इन्हीं को बंद करा दिया। तो अब ऐसे लोग 10 से 15 दिन, क्योंकि ये सत्ता के लोभी और लालची इंसान है, ये लोग चाह रहे हैं कि अब समझ में आ रहा है इन्हें कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं, तो कम से कम कुछ ना कुछ करके तो कोरोना वायरस जो पैनाडेमिक है उसके नाम पर एक सहानुभूति लेकर और 10 दिन हम और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाएं, बस इसका ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कमल अनाथ, आप जैसे लोगों के लिए 4 दिन की जो चांदनी थी वो चली गई और अब अंधेरी रात आने वाली है। और वो ऐसी अंधेरी रात आएगी कमल अनाथ और उसके कैबिनेट के और सारे लोगों के लिए जो आज भी उसके साथ खड़े हों, चाहे दिग्विजय सिंह हो या उसका बेटा राज्यवर्धन हो, कि जो अंधेरी रात आएगी उसके बाद उनके यहाँ कभी भी चांदनी नहीं आएगी।
सर 10 तारीख को जब ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ दिया था तो उस टाइम पे कांग्रेस के विधायकों और कमलनाथ ने कहा था कि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो हम पूरे विधायकों का और पूरा फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे, और आज वही भाग जाते हैं बीच में से और ये कहते हैं कि भाजपा ने हमारी सरकार को गिराने के लिए हमारे आधे विधायकों को, जो 22 विधायक है, उन्हें बंदी बना रखा है। अच्छी एक बात बताइए, बेंगलोर का आपने न्यूज देखा होगा, मध्य प्रदेश कैबिनेट के एक मिनिस्टर हैं जीतू पटवारी, जो कि भोपाल के सदर विधायक भी हैं। ये जब जाते हैं बेंगलोर, और मैं बेंगलोर रहा हूं, मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूं कि फ्रॉम 2011 टू 2019 आई वाज इन बेंगलोर, सो आई नो ईच एंड एवरी कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ बेंगलोर की वहां पर क्या होता है, वहां की पुलिसिंग कैसे मदद करती है और वहां पे कानून व्यवस्था क्या है। आप वहां पर जाकर, जहां पर पुलिस असलाहा लेकर भी चलना पाप समझती है, इसलिए क्योंकि उसको अपने कानून पर इतना विश्वास है कि लोगों को ऐसे ही मना लेगी। आप मध्य प्रदेश से जाते हो और वहां पर जाके बेंगलोर पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर के साथ हाथापाई का नौबत लेकर आते हो, और आपके विधायक जो 22 विधायक थे वो बोलते हैं कि हमें इतना खतरा है कमलनाथ जी से कि जब मैं बेंगलोर से भोपाल जाऊं तो हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस से ज्यादा, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस कमलनाथ जी के अंडर में है, हमें सीआरपीएफ का सुरक्षा दस्ता चाहिए। ये लोग तो वही लोग हैं जो बोल रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा ने खरीद लिया है। अरे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो ऐसा शख्स है और उस परिवार का लड़का है कि कांग्रेस जैसे कितनी पार्टी को चला देगा सिर्फ अपने गुना के उस राज सिंहासन पर बैठकर। और जब ऐसे लोग कोई भी आरोप और प्रत्यारोप लगा सकते हैं तो ऐसे लोग पर क्यों विश्वास करना है। विचारधारा को भी बोला था सर, विचारधारा को लेकर भी तो बोला था कि ज्योतिराज सिंधिया ने विचारधारा को अपनी जेब में रख लिया है। मैडम कैसा विचारधारा, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक देख लो, बीच में सिर्फ एक बार जब सोनिया गांधी को फिर से राहुल गांधी के बाद 3 महीना के लिए मोतीलाल वोरा जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो 91-92 ईयर्स के हैं और पूरा भारत जानता है कि मोतीलाल वोरा सोनिया गांधी के सलाहकार से लेकर और सब कुछ ऐसे करने वाले हैं कि अगर सोनिया गांधी अभी सूरज डूबने वाला है लेकिन बोलेगी कि नहीं नहीं अभी सूर्योदय हो रहा है, तो बोलेंगे हाँ जी अभी सूर्योदय हो रहा है। उसके अलावा उनके पार्टी में और कोई नहीं है। क्या राहुल, प्रियंका, सोनिया, राजीव, इंदिरा, नेहरू, इन्हीं लोगों से कांग्रेस चलती है? ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का मतलब ये होता है? अगर ऐसा है तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के जगह पे ऑल इंडिया गांधी कांग्रेस कर देना चाहिए, या इंडिया भी हटा दीजिए, ऑल गांधी कांग्रेस पार्टी कर दीजिए। कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है? मैं तो बार बार उन लोगों से पूछता हूं कि आप ही के नेहरू गांधी परिवार का लड़का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और पार्टी का उत्तरदायित्व करेगा, कहां लिखा हुआ है ये? और विचारधारा तो तब आपकी सही होती है ना जब सही में आप भारत को आगे बढ़ाने के लिए इन सब बातों से दूर हटकर और एक सेकुलर ढंग से, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, सोनिया गांधी से राहुल गांधी के बीच में ही अगर आप भारतीय जनता पार्टी के एक एक राष्ट्रीय अध्यक्षों का नाम गिनना शुरू करेंगी तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी जी थे, आडवाणी जी के बाद वेंकैया नायडू जी थे जो कि आज भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू जी के बाद राजनाथ सिंह आए, राजनाथ सिंह के बाद नितिन गडकरी जी आए, नितिन गडकरी के बाद फिर राजनाथ सिंह आए, राजनाथ सिंह के बाद अमित शाह आए, अमित शाह के बाद जेपी नड्डा आए। 7 लोग, मैं बहुत 20 साल का बात कर रहा हूं, 20 साल में भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसने 7 राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक अलग अलग घरों से दिया जो कि बहुत आम परिवार से थे, और एक नेहरू गांधी, सोनिया से लेकर अभी तक 3 साल का कार्यकाल जिसमें कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको हटा दीजिए तो सिर्फ सोनिया और उसके पहले राजीव गांधी या पूरा उनका परिवार है। क्या भारत की जनता उतना मूर्ख है कि भारत की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि विचारधारा की लड़ाई क्या होती है? विचारधारा की लड़ाई होती है कि अगर कोई हमें थप्पड़ मारे तो एक व्यक्ति होता है कि बोलता है थप्पड़ का जवाब हम थप्पड़ से देंगे, और दूसरा होता है कि बोलता है कि नहीं इस थप्पड़ के लिए हम कोर्ट में जाएंगे और कानून का सहारा लेंगे। विचारधारा का मतलब ये होता है, विचारधारा का मतलब ये नहीं होता है कि अगर ये मेरे बहुत करीबी हैं तो इनको मैं प्रधानमंत्री के कुर्सी पर आसीन कर दूं, और ये बंदा अगर टैलेंटेड है, ये डिजर्व करता है तो इसको मैं पीछे ढकेल दूं सिर्फ इसलिए कि ये हमसे क्लोज नहीं, और मैं बोलूं कि विचारधारा की लड़ाई है। सर जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार हर राज्य में गिरती जा रही है, पहले कर्नाटका की बारी और फिर मध्य प्रदेश की, और अब ऐसा लग रहा है कि अब राजस्थान भी इनके हाथ से चला जाएगा। तो इसी तरह से जब इनके विधायक इनकी राजनीतिकरण से तंग होकर इनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं तो क्या वो दिन दूर नहीं है जो विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस? देखिए, विलुप्त होने के तो कगार पर आ चुकी है। आपने दिल्ली का विधानसभा इलेक्शन देखा होगा,
कहीं भी कांग्रेस बीजेपी हारी हो या जीती हो, मैं उस बारे में नहीं चर्चा कर रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग ये तो जरूर बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था इस चुनाव में, और एक योद्धा का मतलब क्या होता है कि वो जंग के मैदान से पीठ दिखाकर नहीं भागे। कोई बता सकता है? कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी थे, उन्होंने अपनी बेटी को खड़ा किया था, उन्होंने अपना जमानत नहीं बचा पाई जो उनका परंपरागत सीट था। तो हम लोग तो दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली का ही आप स्थिति देख लीजिए। उसके अलावा भी बिहार के बारे में मैं आपसे बोलना चाहूंगा। बिहार में आरजेडी के राज्यसभा के सदस्य हैं मनोज झा, जो कि दिल्ली में आरजेडी के पूरे कार्यकारिणी को देखते हैं। उन्होंने सीधे बोला कि हम कोई सेक्रीफाइस नहीं करने जा रहे हैं कांग्रेस के लिए। पता है क्यों? क्योंकि समझ रहा है वो लोग इस बात को कि अब ऐसे लोगों से जुड़कर, जैसे कोरोना वायरस से क्या हो रहा है, देखिए सामने अंकल मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं से नाक या कान में वो वायरस ना आ जाए। तो अभी कांग्रेस वैसी वायरस हो चुकी है कि लोग उससे दूर भागना चाह रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि इसके करीब हम आ जाएंगे तो ये महामारी से भी खत्म है। महामारी का तो कम से कम कोई एंटीडोट या एंटीबायोटिक से इलाज हो जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। और वो दिन दूर नहीं, हमको लगता है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन तक सही में कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा। थैंक यू सर।